चलो निकालो सेक्शन 47 निकालो। एक बार रिवाइज करते हैं। अभी तक जितना भी कैपिटल गेन पढ़ा है अपन ने वो पूरा रिवाइज किया है तुम लोग ने एक बार भी? पक्का से? देखो कैपिटल गेन बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा चैप्टर अपने बुक में कैपिटल गेन ही है। बाकी सारे हेड्स पीजीडीपी भी इसके आगे छोटा लगेगा, है ना? तो इसको प्लीज भूलना मत, इसमें बहुत छोटी छोटी बातें, इसको रिवाइज करते रहे, ठीक है? अभी निकालो अपन रिवाइज करते हैं लास्ट क्लास का जो भी अपन ने किया था, वो 47 वाला। हाँ, ट्रांजैक्शन नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, ठीक है? तो पहला क्या था पॉइंट जो ट्रांसफर नहीं माना जाता? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट बाय एचयूएफ टू मेंबर्स ऑन पार्टीशन। पार्टीशन हो रहा है, एचयूएफ मेंबर्स को ऐसे ही दे देगा तो होएगा ना ट्रांसफर। पार्टीशन हो रहा है और मेंबर्स को प्रॉपर्टी मिल रही है तो फिर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ठीक है? सेकेंड, गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस में अगर प्रॉपर्टी दी जाती है, कैपिटल एसेट दिया जाता है तो उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। इसका एक एक्सेप्शन था कि ईसॉप में मिले हुए शेयर्स अगर एम्प्लॉय आगे गिफ्ट कर देता है किसी को तो उसको ट्रांसफर मानेंगे, ठीक है? उसमें अपन एफएमडी लेंगे क्योंकि वो तो गिफ्ट कर रहा है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या लेंगे? एफएमडी। फिर थर्ड, थर्ड और फोर्थ बहुत सिमिलर थे ना? होल्डिंग टू 100 wholly owned subsidiary और wholly owned subsidiary टू होल्डिंग कंपनी, अगर कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है तो उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। इसमें शर्त थी कि जो ट्रांसफरी है दोनों केसेस में वो क्या होनी चाहिए? इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अब ये चारों केसेस में क्या कॉस्ट अपन ट्रांसफरी के हाथ में क्या मान रहे हैं? कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर कंसिडर कर रहे हैं अपन। ट्रांसफर ही, जैसे दया का एग्जांपल लिया था कि दया के पास घर आ गया, दया ने आगे बेचा, ठीक है? तो दया के हाथ में क्या किया था अपन ने? कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, ठीक है? सीओआई भी प्रीवियस ओनर और प्रेजेंट ओनर दोनों की कंसिडर करनी है, ठीक है? पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कहां से देखनी है? प्रीवियस ओनर से, ठीक है? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिसाइड कर सकते हैं। और सीओए में भी, है ना, अपन क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ एसेट into CII of the year of transfer divided by CII of the year of acquisition। तो acquisition में क्या लेना है? प्रीवियस ईयर में कब से acquire किया, ठीक है? और ये चारों केसेस में बेनिफिट ऑफ एफएमबी ऑन 1/4/2001 अवेलेबल है, ठीक है? ये अपना रिवीजन हो गया, जितने पॉइंट्स अपन ने करे थे। अब इसी के कुछ पॉइंट्स अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हाँ, सेक्शन 47 ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले लिखो फिर एक्सप्लेन करते हैं। देखो फिफ्थ पॉइंट, 4 पॉइंट्स हो गए थे, फिफ्थ पॉइंट लिख लो। अब ये आगे के पॉइंट्स कुछ कुछ कंपनी से रिलेटेड है बेटा, इसीलिए हमारे इंटर के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? क्योंकि कंपनीज का ज्यादा इंटर में पूछा ही नहीं जाएगा, अपन को इंडिविजुअल से रिलेटेड ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है? तो फिफ्थ पॉइंट लिखो, कैपिटल असेट, कैपिटल असेट ट्रांसफर बाय, कैपिटल असेट ट्रांसफर्ड बाय अमलगमेटिंग कंपनी, अमलगमेटिंग कंपनी टू अमलगमेटेड कंपनी, amalgamating company to amalgamated company in the scheme of
amalgamation, in the scheme of amalgamation, and इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन लिखा। एंड शर्त वही है सेम कि जो ट्रांसफरी कंपनी है ना वो क्या होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। तो लिखो अमलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, एंड अमलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। अब समझना बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, वोडाफोन जानते हो और आइडिया, ठीक है। ये दोनों कंपनियां अमलगमेट हो गई। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है कि दो कंपनी मिलकर एक कंपनी बन गए, या एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लिया तो वो भी अमलगमेशन है, ठीक है ना। या दोनों मर्ज हो गए और एक तीसरी कंपनी फॉर्म कर ली, वो भी अमलगमेशन है। तो जैसे वोडाफोन और आइडिया का हुआ, ये क्या बन गए, वी आई, है ना। कंपनी का नाम हो सकता है कुछ और हो, बट अभी ऐसे एग्जाम्पल में तो ये क्या है, अमलगमेटिंग। ये आइडिया क्या है, अमलगमेटिंग। और वीआई क्या है, अमलगमेटेड कंपनी, ठीक है। क्या हुआ, दोनों मिलकर एक कंपनी बन गए। तो वोडाफोन और आइडिया की जो भी असेट्स थी बेटा, वो कहाँ ट्रांसफर हो गए, वीआई में। समझ में, अमलगमेशन की स्कीम के अंदर। तो इसको ट्रांसफर नहीं मान रहे हैं, इसको हम ट्रांसफर नहीं मान रहे। समझ गए क्या, क्लियर है ये। और दूसरा वाला 6 पॉइंट भी समझ लो, फिर लिखवा दूंगी इसी में, इसी एग्जाम्पल में लिखते हैं, ठीक है। अब वोडाफोन और आइडिया के जो शेयर होल्डर्स होंगे बेटा, सोच के देखो, वोडाफोन और आइडिया मिलकर वीआई बन गए, तो क्या हुआ होगा उनके शेयर होल्डर्स का। उनके पास से वोडाफोन कंपनी के शेयर्स चले गए, आइडिया के शेयर्स चले गए, और उनको क्या मिल गया, वीआई के शेयर्स मिल गए, है ना। यही हुआ होगा, ठीक है। तो इसको शेयर होल्डर के हाथ में भी ट्रांसफर, क्योंकि कायदे से देखो तो एक कंपनी के शेयर मेरे पास से जा रहे हैं और उसके बदले में मुझे दूसरी कंपनी के शेयर मिल रहे हैं, ठीक है। बट इसको भी हम ट्रांसफर नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है ऑफ शेयर्स, ठीक है, ऑफ वोडाफोन या आइडिया। और इसको रिसीव क्या हो रहे हैं, रिसीव शेयर्स ऑफ वीआई, ठीक है। इसको भी, ये जो ट्रांसफर हो रहा है इसको भी हम ट्रांसफर नहीं मान रहे। समझ में आ गया क्या पूरा केस। ये 6 पॉइंट में लिखवाने वाले हूँ, शेयर होल्डर वाला पॉइंट है ना, ये 5th पॉइंट था, ये 6th पॉइंट है, ठीक है। ये नोट करना है तुम लोगों को, एग्जाम्पल कर लो, फिर 6th पॉइंट लिखवा देते हैं।
लिखो 6 पॉइंट लिखो। हाँ, एक ही एग्जाम्पल में कवर कर लिया ना, तो बना ही लो ना साथ ही में। बना लेना जैसे भी करना। 2 लाइन छोड़ के बना लेना। जब लिखवाऊंगी तब लिख लेना। मॉड्यूल्स के इलस्ट्रेशंस और पीछे के दोनों के कवर कर दिए ना। ठीक है। मुझे भी दे देना शीट या सॉफ्ट में देना। हाँ, उसने हाउस प्रॉपर्टी का भी बनाया होगा, हाउस प्रॉपर्टी का भी दे देना इन लोगों को बाद में print। दिखाना एक बार तो शीट पे। चलो लिखो 6 पॉइंट। शेयर होल्डर्स ट्रांसफर शेयर्स ऑफ amalgamating company transfer shares of amalgamating company and shares of received shares of amalgamated company इसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ, चलो 7th पॉइंट समझाओ बेटा। मैं 7th पॉइंट समझ लो, फिर लिखवा देती हूँ। ठीक है। अब जैसे कि मान लो कोई कंपनी का डीमर्जर हो रहा है। डीमर्जर का मतलब क्या हुआ? कोई बड़ी कंपनी है, उसका एक सेगमेंट उससे टूटकर अलग एक कंपनी बना दिया, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जियो अलग हुआ, जियो को अलग कर दिया है लोगों ने ना। इनका एक सेगमेंट था जियो, उसको हटाकर क्या कर दिया, एक अलग ही कंपनी क्या कर दी, फॉर्म कर दी। ठीक है ना। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड नाम रखा है ना शायद, फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये कौन है? डीमर्ज्ड कंपनी। और ये क्या है? रिजल्टिंग कंपनी। ठीक है, जो टूटी वो कौन है? डीमर्ज्ड। और जो नई बनी टूटकर अलग, वो क्या है? रिजल्टिंग। ठीक है ना? हाँ, तो जो कैपिटल असेट्स बेटा इसके जियो के यहाँ पर ट्रांसफर हो गए होंगे, इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। समझ गए क्या? हाँ, इतना सा पॉइंट है। चलो लिख लो पहले, फिर ये बना लेना एग्जाम पे। कैपिटल असेट कैपिटल असेट
transferred by capital asset transferred by demerged company, capital asset transferred by demerged company to resulting company, capital asset transferred by demerged company to resulting company in the scheme of demerger, in the scheme of demerger, है ना, यहाँ पर भी शर्त वही है सेम, है ना, रिजल्टिंग कंपनी शुड बी इंडियन कंपनी, एंड करके लिख लो, एंड रिजल्टिंग कंपनी शुड बी इंडियन कंपनी। ये बना लो तुम लोग एग्जाम्पल। बन गया, सेवेंथ का बन गया, एट्थ और नाइन्थ तुम लोग इसी से समझ सकते हो। क्या लिखा है मैंने, बॉन्ड डिबेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट किसी कंपनी के कन्वर्ट हो गए इनटू शेयर द डिबेंचर्स ऑफ दैट कंपनी, तो इसको कन्वर्ट, इस कन्वर्जन को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, सिंपल है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि डिबेंचर रिडीम करते टाइम पढ़ा होगा तुम लोगों ने, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पढ़ा, कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू इक्विटी शेयर, ऑप्शन देते हैं अपन, तो अगर वो कन्वर्ट हो गए हैं इनटू शेयर्स तो इस कन्वर्जन को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। और अगर प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए हैं तो उसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो एट नाइन्थ भी लिख लो। थर्ड, शेयर या डिबेंचर्स में हो सकते हैं। नहीं, लिखवाने का कुछ है ही नहीं, यही सेम चीज मैं सेंटेंस फॉर्म में लिखवा दूंगी, तो सिर्फ यही बना लो, इससे समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना पूरा, तो यही बना लो बस, यही एट और नाइन्थ पॉइंट हो जाएगा तुम लोगों का। सर्टिफिकेट की स्पेलिंग सही करना। हाँ, इसका अपन एक एग्जाम्पल भी करते हैं। चलो एग्जाम्पल भी क्रिएट कर देती हूँ मैं। बोलू क्या,
लिख लिया तुम लोग ने 8 और 9.9 का एग्जाम्पल बनाते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। हाँ है, एग्जाम्पल पर ही मैं 9th का करवा रही हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, बोलो, लिखो मिस्टर अजय परचेज 1000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ आईटेक्स लिमिटेड at ₹100 per share, okay, on 16/7/2022. During the previous year, नहीं सॉरी 22 नहीं, इसको अपन लॉन्ग टर्म 2002 कर दो, 2002, ठीक है। During the previous year 1819, during the previous year 1819, preference shares were converted into equity shares. Preference shares were converted into equity shares, and Mr. Ajay received 1500 equity shares. 1500 equity shares of face value. 1500 equity shares of face value rupees 200. Of face value of rupees 200. 1500. 1500 equity shares. He sold all the equity shares. He sold all the equity shares on 31st March 2024. He sold all the equity shares on 31st March 2024 for rupees 650 per share. For rupees 650 per share. Calculate capital gain. अब बेटा 1819 में वो प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो गए इनटू इक्विटी शेयर, पर प्रेफरेंस शेयर्स का कन्वर्ट होना इनटू इक्विटी शेयर इज नॉट ट्रांसफर। पर जब वो इक्विटी शेयर्स आगे सेल हुए तो क्या हुआ, ये ट्रांसफर है, कैपिटल गेन आएगा, ठीक है। तो हम पहला पॉइंट लिखो नोट नंबर, मतलब इसी के सोल्यूशन में सबसे पहले सोल्यूशन में ये बताओ कि conversion of preference shares into equity share is not treated as transfer. Conversion of preference shares into equity share is not treated as transfer. So no capital gain is applicable in previous year 1819. Is not treated as transfer. Is not treated as transfer. So no capital gain is applicable. So no capital gain is applicable in previous year 1890. ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा कंप्यूट करेंगे कैपिटल गेन इन प्रीवियस ईयर 23-24। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन 23-24 प्रीवियस ईयर। एफबीओसी बेटा क्या बेचा,
शेयर बेचे, इक्विटी शेयर कितने में बेचे, कन्वर्ट कितने में हुए थे, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक है, कितने में बेचे, 1500 शेयर्स थे, 650 रुपीज का एक बेचा, तो कितना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिला, 9,75,000 माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस 0, तो नेट कंसिडरेशन 9,75,000। बताओ क्या इंडेक्सेशन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि कब से था प्रेफरेंस शेयर हमारे पास, कब से थे, 2002 से, तो जब से हमारे पास प्रेफरेंस शेयर थे तब से हम पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट करेंगे। समझ में आई ये वाली बात? इक्विटी शेयर कब से थे, तब से नहीं, प्रेफरेंस शेयर खरीदे थे ना, प्रेफरेंस शेयर कब से थे, लॉन्ग टर्म थे। ठीक है, तो आईसीओए किसका देख रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का देख रहे हैं बेटा अपन, क्योंकि अपन ने खरीदा क्या था, प्रेफरेंस शेयर्स। कितने में खरीदे थे, 1000 खरीदे थे 100 रुपए में, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। इसको इंडेक्स करो, डिवाइडेड बाय कब खरीदे थे, 2002-3 में, 2-3 का सीआईआई है, कहाँ है शीट सीआईआई वाली, शायद नहीं होता है। 105, 3,31,428 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हो गया, बताओ डन। चलो, अभी कौन सा पॉइंट लिखा था बेटा, ये 9th, 10th लिखो, 10th लिखो, रिडेम्पशन ऑफ, रिडेम्पशन ऑफ सोवरीन गोल्ड बॉन्ड्स, SGB ब्रैकेट में, redemption of sovereign gold bonds issued by RBI, issued by RBI in case of individual assessee, in case of individual assessee, इंडिविजुअल असेसी ने अगर सोवरीन गोल्ड बॉन्ड्स लेके रखे हैं और बेटा वो रिडीम होते हैं, एक तो आपने बॉन्ड्स लेके रखे आप आगे उसको बेच सकते हो, मेच्योरिटी के पहले अगर बेच दोगे तो ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। रिडेम्पशन का मतलब क्या है कि मेच्योरिटी पर आपको वो पैसे वापस मिले। ठीक है, तो मेच्योरिटी तक आपने होल्ड किया उसको और आपको वो पैसे रिडेम्पशन पे वापस मिले, तो जब आपको वो पैसे मिलेंगे ना तो उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, मतलब उसपे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। समझ में आया? ठीक है, पर सिर्फ इंडिविजुअल एसएससी के केस में, बाकी एसएससी केस में कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है,
समझ गए क्या? चलो 11th पॉइंट लिखो। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट अंडर रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम, अंडर रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम ऑफ सीनियर सिटीजन। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट अंडर रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम ऑफ सीनियर सिटीजन। इसमें नोट डालो, एनी मनी, any money received by senior citizen, any money received by senior citizen under reverse mortgage scheme, under reverse mortgage scheme is fully exempt, is fully exempt under section 10 clause 43, under reverse mortgage scheme is fully exempt under section 10 clause 43। अब समझना रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम होती क्या है बेटा, ठीक है? गवर्नमेंट ने एक स्कीम बना के रखी हुई है। इसमें क्या होता है कि अ, जैसे जो बुढ़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, ठीक है, अब बहुत बार ऐसा देखा जा रहा था कि बच्चे अपने माँ बाप को ही घर से बाहर निकाल दे रहे थे, उनको वृद्धाश्रम में डाल दे रहे थे। उनका खुद का घर है, फिर भी बच्चों ने घर से निकाल दिया, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने उन ओल्ड एज लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाई, रिवर्स मॉर्टगेज की, कि आपके पास घर है, आप एक काम करो, आप वो घर मॉर्टगेज में रख दो और बैंक से हर महीने क्या लेते जाओ, पैसे लेते जाओ, ठीक है? अपने खर्चे के लिए क्या लेते जाओ आप, आपने घर अपना मॉर्टगेज में रख दिया और आप जब तक जिंदा हो तब तक बैंक आपको क्या देता जाएगा, आपके खर्चे के लिए पैसे देता जाएगा, ठीक है? आप इस दुनिया से चले जाओगे, अब वो घर तो मॉर्टगेज में पड़ा हुआ है बैंक के पास, अगर आपके बच्चों को छुड़वाना है वो घर, तो वो पैसे देंगे और आपका घर क्या कर लेंगे, छुड़वा लेंगे, ठीक है? और नहीं छुड़वा पाएंगे तो बैंक बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा। समझ में आया? तो ये रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम है। क्लियर है? जहाँ पे सीनियर सिटीजन क्या करते हैं, अपना घर मॉर्टगेज में रख के बैंक से क्या ले लेते हैं, पैसे। वो लमसम में भी पैसे ले सकते हैं और वो मंथली या इंस्टॉलमेंट्स में भी पैसे ले सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो उस स्कीम के तहत जो घर वो गिरवी रख रहे हैं, बैंक के को ट्रांसफर कर रहे हैं मॉर्गेज में, उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे और सीनियर सिटीजन को जो भी पैसा भी मिलता है वो भी क्या है, उनके हाथ में फुली एग्जेम्प्ट है। समझ गए क्या? चलो लास्ट पॉइंट लिखो, 12th पॉइंट। हाँ, नहीं किसी के हाथ में नहीं। 12th पॉइंट लिखो, ट्रांसफर ऑफ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, ट्रांसफर ऑफ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय वन नॉन रेसिडेंट, बाय वन नॉन रेसिडेंट टू अनदर नॉन रेसिडेंट, बाय वन नॉन रेसिडेंट, transfer of rupee denominated bonds or government security by one non-resident to another non-resident outside India। गवर्नमेंट चाहती है कि नॉन रेसिडेंट्स रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स खरीदें, ठीक है, क्योंकि वो वहां पे डॉलर्स में पे करेंगे हमको और हम उनको क्या देंगे, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स देंगे, ठीक है? तो वहां पे जब वो खरीदते हैं नॉन रेसिडेंट, तो एक नॉन रेसिडेंट जब दूसरे नॉन रेसिडेंट को वो ट्रांसफर कर रहा है,
तो उसको भी हमने एग्जाम किया था। ठीक है, क्लियर है ना? चलो 47 में इतने ही पॉइंट्स हैं जो अपन को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, बाकी सब फाइनल के लिए रेलेवेंट है। और उसमें भी कंपनी वाले अपन के लिए इतने रेलेवेंट नहीं है। पहले के 4 पॉइंट जरूर अपने लिए, पहले के 4 नहीं बल्कि गिफ्ट वाला अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, चलो कुछ और स्पेशल केसेस। अभी अपन ने सेक्शन 47 डिस्कस किया है ना। अब अपन शेयर्स और डिबेंचर से रिलेटेड कुछ कुछ बातें करते हैं। शेयर और डिबेंचर से रिलेटेड अपन को कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी ना। कुछ स्पेशल स्पेशल बातें अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो कैपिटल गेन इन केस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। कैपिटल गेन इन केस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। फिर मॉडल के कुछ कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे अपन। ये क्या करते हैं, रुको अभी तुम लोगों ने हेडिंग डाल ली है क्या? अपन क्वेश्चन डिस्कस कर लिए क्या पहले? चलो ठीक, पहले करवा देती हूँ स्पेशल, फिर क्वेश्चन। उसमें पहला पॉइंट, ए पॉइंट डालो बेटा। बोनस शेयर्स में क्या ध्यान रखना पड़ेगा? बोनस शेयर से रिलेटेड अपन को क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? बोनस शेयर्स क्या होते हैं पहले तो ये बताओ। फ्री में शेयर्स देती है। ठीक है, मतलब शेयर उनके बढ़ जाते हैं बट हमको पैसे पे नहीं, फ्री में मिले। ठीक है, तो इसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होनी चाहिए? बोनस शेयर मुझे मिले फ्री में, 10 शेयर मिल गए और मैं बेच रही हूँ उनको 100 रुपए में, तो मेरे लिए उस बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? नहीं होगी, मतलब नील होगी, जीरो होगी। ठीक है, बट बेटा अगर मान लो बोनस शेयर मुझे 2001 के पहले मिले थे, 2001 के पहले के असेट्स के लिए क्या करते हैं? एक 2001 का क्या देखते हैं? कॉस्ट और एफएमडी ऑफ 1/4/2001 व्हिचएवर इज हायर देखते हैं। समझ में आई ये वाली बात? तो बस इसी से अपन एक पॉइंट बना लेते हैं। अगर बोनस शेयर्स acquired before 1/4/2001 है, तो अपन लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज जीरो, एफएमवी ऑन 1/4/2001 देखेंगे जो भी है, दोनों में से विचएवर इज हायर विल बी आर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो यहाँ पर एफएमवी ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा क्योंकि एफएमवी हमेशा हायर ही होगा जीरो से। बट अगर बोनस शेयर्स acquired on or after 1/4/2001 है, तो उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो तुम लोग ने बताया वही होगा।
बोनस शेयर्स के केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से कब तक की देखेंगे? जिस दिन मिला उस दिन से लेकर जिस दिन अपन उनको बेच रहे हैं उस दिन तक, है ना? तो फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर। ओके, बोनस शेयर का बहुत सिंपल सा पॉइंट है, समझ में आ गया? ठीक है, सबका हो जाए तो बता दो। तुम लोगों ने बोला ना, इसीलिए लिख दिया मैंने। बोनस शेयर कैसे मिलते हैं? फ्री में मिलते हैं ना, तो उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हुआ? जीरो। हाँ, जितने में ट्रांसफर करोगे उतना पूरा। चलो, इसके बाद बन गया बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान से सुनने की बस जरूरत है, ठीक है? बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी। राइट शेयर्स क्या होता है? राइट शेयर्स, हाँ, कि पब्लिक को ऑफर करने से पहले हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर कर रहे हैं, और वो भी हम थोड़े से कम प्राइस में ऑफर कर रहे हैं। हम जनरल पब्लिक को थोड़ा महंगा बेचेंगे, पर हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा कम प्राइस में ऑप्शन दे रहे हैं कि तो आपको और शेयर खरीदने हैं तो आप खरीद लो। ये राइट शेयर्स है, समझ में आया? तो बेटा मेरे पास दो रास्ते हो सकते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का शेयर मार्केट में 200 रुपए का पब्लिक को बिकेगा, बट कंपनी मुझे ऑप्शन दे रही है कि मैं उसको 150 रुपए में खरीद लूं। ठीक है, तो मेरे पास राइट क्या आ रहा है कि मैं 150 रुपए में क्या कर लूं? शेयर्स खरीद लूं। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं ये राइट को एक्सरसाइज कर लूं और 150 रुपए में मैं शेयर्स कंपनी के खरीद लूं। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा बेटा,
₹150 मेरे हाथ में क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैं ये शेयर रखी रहूंगी, जब मैं ये शेयर बेचूंगी तो आप एफबीओसी में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करते हो ना, तो उसमें ₹150 आप माइनस करोगे। लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स करके। समझ में आया ये वाली बात? दूसरा ऑप्शन क्या है? अब जैसे मेरे को ₹150 का खरीदने का ऑप्शन है, मुझे नहीं खरीद, ठीक है, पर तुमको खरीदने हैं, ठीक है? अब तुमको तो ₹200 में खरीदने पड़ेंगे, पर तुमने बोला कि मैं अपना राइट तुमको देती हूँ, तो मेरा राइट एक्सरसाइज करके 150 शेयर क्या कर लेना चाहते हो, ₹150 में शेयर खरीद लेना। मैंने कहा ठीक है, तुम ₹10 मुझे दो और मैं ये राइट तुमको दे देती हूँ। तुम ₹10 मुझे दोगे और ₹150 तुम कंपनी को देकर क्या खरीद लोगे, शेयर। तो तुमको शेयर कितने का मिल गया, तुमको टोटल कितने का पड़ा, 160 का। अच्छा समझो, यहाँ पर तुम्हें कितने का पड़ा, 160 का। मुझे कितने का फायदा हुआ, ये ₹10 मेरे हाथ में टैक्सेबल होने चाहिए क्या? पर मैंने क्या बेचा, मैंने कौन सा कैपिटल एसेट बेच दिया है, मैंने अपना राइट बेचा है। ट्रांसफर में अपन ने पढ़ा ना, रिलिंग्विशमेंट ऑफ राइट, ठीक है, रिलिंग्विशमेंट ऑफ राइट ऑन कैपिटल एसेट इज अ ट्रांसफर, पढ़ा था, ठीक है। यही है, मैंने ₹10 में अपना राइट तुमको ट्रांसफर कर दिया, तो मेरे हाथ में भी कैपिटल गेन आएगा। एफबीओसी कितना, ₹10, ठीक है, कॉस्ट जीरो, क्योंकि राइट तो मुझे फ्री में मिला था। तो ये ₹10 मेरे हाथ में कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रांसफर टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हारे हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी पड़ी, 160। ₹150 तुमने कंपनी को दिया और ₹10 तुमने मुझे दिए। अब जब तुम आगे जाकर फ्यूचर में ये शेयर बेचोगे, 240 से तुमने बेचा, तो 240 माइनस 160 करोगे, अगर शॉर्ट टर्म है, नहीं तो 160 को इंडेक्स करोगे। समझ गए क्या? क्लियर है ना? चलो इसका चार्ट बनवा देती हूँ। अगर दो अपन ऑप्शंस बनाते हैं, राइट एक्सरसाइज और दूसरा राइट रिनाउंस। रिनाउंस मतलब रिलिंग्विशमेंट ऑफ राइट, ठीक है, राइट रिनाउंस, रिलिंग्विशमेंट ऑफ राइट, ठीक है। तो ऑप्शन वन, ऑप्शन टू अपन ने बनाया। अगर राइट एक्सरसाइज किया है, इसका मतलब है राइट शेयर्स acquired by shareholder, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेयर होल्डर के हाथ में, अमाउंट पेड टू कंपनी ना, मैंने ₹150 पे किए कंपनी को और मैंने शेयर खरीद लिया, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरे हाथ में कितना, ₹150। पीरियड ऑफ होल्डिंग शेयर्स, क्योंकि यहाँ तो मेरे पास शेयर भी आ गए, है ना, फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट टू डेट ऑफ ट्रांसफर, फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट टू डेट ऑफ ट्रांसफर। ये केस समझ में आया? अगर मैं राइट एक्सरसाइज करूंगी तो मैं शेयर अक्वायर कर लूंगी, मेरे हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, शेयर्स की, अमाउंट पेड टू कंपनी, और पीरियड ऑफ होल्डिंग शेयर्स की मैं कहां से देखूंगी, फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट टू। क्लियर है ना? यहाँ पे राइट की बात हुई नहीं, तो मैंने राइट एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है। सेकेंड केस में मैं राइट रेनाउंस कर रही हूँ,
कैपिटल गेन will be taxable on renouncement of right. कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? एफबीओसी में क्या लेंगे? रिनाउंसमेंट प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। राइट का कितना है? नील। राइट मुझे फ्री में मिला है बेटा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसका ले रहे हो? ऑफ राइट ले रहे हो ना। एफबीओसी भी क्या कर रहे हो? राइट कितने में बेच रहे हो? ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील है, तो ये बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा हमेशा, क्योंकि कितने वक्त का राइट, कितने वक्त में एक्सरसाइज करना पड़ता होगा। मेरे को कंपनी ने आज राइट दिया, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना ज्यादा से ज्यादा कंपनी मुझे देगी कि राइट इतने दिनों में एक्सरसाइज कर लो, वरना हम पब्लिक को ऑफर निकालेंगे। ठीक है, उतने दिन में एक्सरसाइज करना पड़ता है, तो शॉर्ट टर्म ही होगा बेटा हमेशा। पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफर डेट से लेकर टू रेनाउंसमेंट डेट। ठीक है, ये तो हो गया उसके हाथ में जो रेनाउंस कर रहा है, और जो राइट खरीद रहा है उसके हाथ में अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होगा। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा रिनाउंसमेंट प्राइस जो उसने पे किया, प्लस शेयर का प्राइस जो उसने कंपनी को पे किया। ठीक है, तो अपन यहाँ पे बॉक्स बना के लिख लेते हैं, इसी इसी के नीचे लिखना। ठीक है, इन हैंड्स ऑफ परचेजर इन हैंड्स ऑफ परचेजर ऑफ राइट। सीओए कितना होगा उसके हाथ में बेटा? बिल्कुल, अमाउंट पेड टू कंपनी प्लस अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ राइट। पीरियड ऑफ होल्डिंग उसके पास क्या आया? शेयर्स आए, तो शेयर्स का तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से देखते हैं? डेट ऑफ अलॉटमेंट से डेट ऑफ ट्रांसफर। फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट टू डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, राइट शेयर्स का पूरा समझ में आ गया तुम लोगों को अच्छे से? हाँ ना, अपन क्या बातें कर रहे हैं? अपन बातें कर रहे हैं कि कैपिटल गेन इन केस ऑफ शेयर और डिबेंचर में कुछ खास बातें अपन को क्या याद रखनी है? तो बोनस शेयर्स के बारे में, राइट शेयर्स के बारे में याद रखनी है, और बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के बारे में एक बात याद रखनी है। पॉइंट नंबर सी डालो। पॉइंट नंबर सी डालो। क्या हो गया? पता है क्या लिखते लिखते? तुम लोग क्या प्रेफर करोगे? मैं सोच रही हूँ कि आगे के चैप्टर्स के मैं नोट्स
तुम लोगों को प्रिंटेड फॉर्म में दे दो, लिखवाओ नहीं, या लिखना ही प्रेफर करोगे? लिखने से बेनिफिट तो होता है, ठीक है, बट अगर मैं प्रिंटेड दे दूंगी तो टाइम कम बस लग जाएगा, तो लिखने का टाइम सेव हो जाएगा। क्या शेड्यूलिंग देखते हैं थोड़ा सा, अगर टैक्स का टाइमिंग बढ़ा पाए तो। 3 बजे के बाद खींच नहीं पा रहे क्योंकि उसके बाद दूसरी क्लासेस का टाइम हो जा रहा है, तो शेड्यूलिंग देखते हैं, अगर टैक्स का टाइमिंग बढ़ा देंगे तो फिर तो ज्यादा ठीक है। हाँ, लिखने में अच्छा तो हो जाता है क्योंकि लिखते टाइम हम लोग को याद भी हो जाती है ना चीजें। चलो लिखो, अभी तो लिखो। देखो, नो इंडेक्सेशन, नो इंडेक्सेशन in case of debentures and bonds. No indexation in case of debentures and bonds. इसका क्या मतलब हुआ? डिवेंचर और बॉन्ड्स के केस में बेटा इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, ये समझ में आया है ना? क्लियर है? हेडिंग से क्लियर है कि इसको और सिंपलीफाई करें? एक्सेप्शन लिखो, दो ऐसे बॉन्ड्स हैं जिसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। कौन से दो बॉन्ड्स हैं? एक्सेप्शन लिखो, रेड पेन से एक्सेप्शन डाल दिया करो, ठीक है। एक है कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और दूसरा हमने अभी 47 में पढ़ा था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। इन दोनों में अपन को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। लिखो, indexation benefit is available, indexation benefit is available in case of first capital index bonds, capital index bonds, इनके नाम में इंडेक्स है, गवर्नमेंट इशू करती है, हाँ, आरबीआई इशू करती है, ठीक है, और इस इन बॉन्ड में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। एंड सेकंड है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय आरबीआई। कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स, सेकंड लिखो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, उसके नीचे वाली लाइन में लिखना इशूड बाय आरबीआई। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय आरबीआई, दोनों। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड आई थिंक गवर्नमेंट भी इशू करती है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में अपन ने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए आज, है ना? उसका समरी अगर बनाए अपन तो क्या है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अगर इंडिविजुअल ने होल्ड करके रखा हुआ है और वो मेच्योरिटी तक होल्ड करके रखा हुआ है, तो रिडेम्पशन पे इंडिविजुअल को पैसे मिलेंगे, उसके हाथ में कैपिटल गेन आएगा ही नहीं, ट्रांसफर है ही नहीं। पर अगर वो ट्रांसफर कर देता है बिफोर मेच्योरिटी तो कैपिटल गेन आएगा और उसमें इंडेक्सेशन भी करेंगे क्योंकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इंडेक्सेशन मिलता है, ये क्लियर है? बट अगर इंडिविजुअल के अलावा किसी भी एससीसी की बात करें तो चाहे वो मेच्योरिटी पे ट्रांसफर करे चाहे वो बिफोर मेच्योरिटी ट्रांसफर कर दे, कैपिटल गेन आता है, ठीक है, और इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है ना? ये समरी लिखवा दूंगी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय आरबीआई, एससी कौन है? इंडिविजुअल है या अदर है? अगर इंडिविजुअल है और सोवरेन गोल्ड गोल्ड बॉन्ड्स रिडीम हो रहे हैं ऑन मेच्योरिटी, रिडेम्पशन ऑन मेच्योरिटी, तो नो कैपिटल गेन बिकॉज नो ट्रांसफर, तो ट्रांसफर नहीं मानते। अगर ट्रांसफर कर रहे हैं बिफोर मेच्योरिटी
कैपिटल गेन एप्लीकेबल है। हाँ applicable है। इंडेक्स बेनिफिट अवेलेबल। इंडेक्स बेनिफिट इज अवेलेबल। अदर केस में कैपिटल गेन इज एप्लीकेबल इन ऑल केस। इंडेक्स बेनिफिट इज अवेलेबल। बोनस शेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। क्या हुआ? एक क्वेश्चन करते हैं फिर तुम्हें चल जाओ। ये ले लो। हाँ शीट। देखो क्वेश्चन कंपाइलेशन में पहले स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, फिर स्टडी मटेरियल के पीछे के क्वेश्चन है, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना? तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकालो, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 निकालो। देख लो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ से है, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 निकालो, उषा वाला। ठीक है। क्या लिखा है देखो, स्क्रीन पे नहीं दिखा रही हूँ मैं, है ना? ऐसे ही तुम लोग के पास शीट पर। उषा परचेजेस 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी एट अ कॉस्ट ऑफ 30 रुपीज पर शेयर। ब्रोकरेज बेटा 1% पे की थी उसने, जनवरी 1996 में परचेज किया था। ठीक है। शी गेट्स 100 बोनस शेयर इन अगस्त 2000 में, ठीक है, और 1996 में। She again gets 1100 bonus shares by virtue of her holding on February 2006. ठीक है। Fair market value of the shares of X Limited on 1st April 2001, 1/4/2001 को fair market value 80 रुपए पर शेयर है। On 1st January 2024, she transfers all her shares, ठीक है, at 200 पर शेयर। ब्रोकरेज बेटा 2% पर शेयर उसने पे की, मतलब 2% उसने पे की है फुल वैल्यू कंसिडरेशन का। कंप्यूट करना है कैपिटल गेन टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ मिस उषा। ठीक है। अब देखो 1000 शेयर, 100 शेयर और 1100 सारे लॉन्ग टर्म है, सारे लॉन्ग टर्म है ना? कोई शॉर्ट टर्म तो नहीं, क्योंकि तीनों अलग अलग टाइम में लेगा, तीनों का कैपिटल गेन का ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ होल्डिंग अलग अलग चेक करना पड़ेगा उनका। ऐसा हो सकता है कि ओरिजिनल शेयर लॉन्ग टर्म हो और बोनस शेयर शॉर्ट टर्म हो। ओरिजिनल शेयर का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा, बोनस शेयर का शॉर्ट टर्म निकलेगा, अगर ऐसा हुआ तो। समझ गए? यहाँ पर अपन ने चेक किया सब क्या है, लॉन्ग टर्म। ठीक है। चलो